उस चांद को गुरूर है, उस चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है। उस चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, अब उसे कैसे बताऊं कि मेरे पास कोहिनूर है। फ्रेंड्स, आज आपका हम स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम सूटेड क्वेश्चन चुन करके लाए हैं। और इस वीडियो को देखने से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपको 10 से 15 नंबर का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो 2023 में आने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ करते हैं। और यदि आपको प्रश्नों का उत्तर पता हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके मुझे बताइए कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वह आपके सामने है। H2SO4 एक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि H2SO4 जो है वह क्या है बाबू। तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में जो हमको जानकारी लेनी है वो कुछ एडिशनल जानकारी ले लेते हैं कि H2SO4 को हम लोग गंधकाम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गंधकाम्ल भी कहते हैं। H2SO4 का एक और भी नाम है, वो क्या है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या है? इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैटरी अम्ल भी कहते हैं। इसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो इसे संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। और संपर्क विधि में हम लोग उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में हम लोग जो है वह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये तमाम प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो H2SO4 जो है बाबू वो क्या है? एक द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है? डाइबेसिक एसिड है, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बात अगले प्रश्न की करते हैं। एक फैराडे विद्युत कितनी कूलाम के बराबर होते हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या है बाबू कि एक फैराडे जो है वह लगभग 96,500 कूलाम के आसपास होता है। कितना होता है बाबू? 96,500 कूलाम के आसपास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसे याद रखेंगे और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। तो देखिए स्वर्ण संख्या जो एक आरक्षण प्रणाली होता है कोलाइड सिस्टम का, उसमें सबसे जो कम होता है स्वर्ण संख्या वो सबसे कम जिलेटिन का होता है। किसका होता है बाबू? सबसे कम जिलेटिन का होता है। और इसकी जो स्वर्ण संख्या होती है वो लगभग 0.005 के अप्रॉक्स होती है। और स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या होती है ये सबसे अधिक होती है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या क्या होती है? वो सबसे अधिक होती है और लगभग 25 के आसपास होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। बात अगले प्रश्न की करते हैं। निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? यानी ठोस ठोस कोलाइड तंत्र का उदाहरण कौन है? तो ठोस ठोस कोलाइड तंत्र का उदाहरण हमारा फ्यूमिस पत्थर। कौन है बाबू? फ्यूमिस पत्थर है, जिसमें प्राक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण के माध्यम दोनों के दोनों क्या होते हैं बाबू? ठोस होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। अब देखिए बाबू, जो कार्बन कार्बन एकल बंध है इसकी लंबाई हम लोग देखेंगे तो 154 पिकोमीटर, या इसको अगर हम लोग एंगस्ट्रॉन में चेंज कर देते हैं तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। अब बात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी यहाँ पे कर लेते हैं। कार्बन कार्बन जो द्विबंध की लंबाई होती है वो 134 पिकोमीटर या 1.34 एंगस्ट्रॉन। और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है बाबू, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो 120 पिकोमीटर यानी
यूं कह सकते हैं 1.20 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे बात हम ये भी कर लेते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है बाबू, 10⁻10 मीटर होता है। तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संपर्क प्रक्रम से H2SO4 के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। यानी संपर्क विधि से जो H2SO4 बनाते हैं इसमें हम लोग किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। संपर्क विधि से हम लोग ओलियम का भी निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बाबू, ओलियम, यानी H2S2 और O7, इस ओलियम का भी निर्माण करते हैं। और इनमें जो उत्प्रेरक की भूमिका होती है वह उत्प्रेरक है V2O5, दैट मीन्स वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसे याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। बात हम लोग अगले प्रश्न की करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है इसमें सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा बाबू, तो ऑक्सीकारक पदार्थ सबसे शक्तिशाली हम लोग उसको मानते हैं जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हो, अर्थात उसकी जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हो। तो बात जो गिवन ऑप्शन की करेंगे तो यहाँ पर अगर हम जिंक को देखते हैं तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है जो यहाँ है। अब जिंक इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, बल्कि वह 2 इलेक्ट्रॉन जो खोया है वो ग्रहण करना चाहेगा। तो इसलिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक यहाँ पे किसे माना जाएगा, तो जिंक को माना जाएगा। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, और ये सवाल बहुत दफ़ा बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे निकेल की ऑक्सीकरण संख्या मुझे निकालनी है, तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। और ये जो कार्बोनिल समूह है इसकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। 0 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की करते हैं। प्रश्न है, विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद ये तीनों जो है वह अलग अलग अवस्था में हो, तो उसे हम लोग जो है वह विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और यहाँ विषमांगी उत्प्रेरण के लिए जो सबसे सूटेबल स्थिति होती है बाबू, वो होती है अधिशोषण की, अधिशोषण की स्थिति होती है। और अधिशोषण के बारे में मुझे पहले से ही पता है कि अधिशोषण जो है वह एक पृष्ठीय घटना है। ये क्या है बाबू, एक पृष्ठीय घटना है जब किसी ठोस की सतह पर द्रव या गैस चिपकते हैं, किस बल से, वैन डर वाल बल से। किस बल से बाबू, वैन डर वाल बल से। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है उसे अधिशोषण कहते हैं, और ये विषमांगी उत्प्रेरण के लिए बहुत ही अच्छा स्थिति माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NiCO4 की ज्यामितीय आकृति होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि NiCO4 को हम लोग निकेल टेट्राकार्बोनिल, निकेल टेट्राकार्बोनिल, या यूं कह सकते हो टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ये इसका आयुपेक नाम है। यह भी बहुत बार पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। और NiCO4 का जो प्रसंकरण होता है बाबू वो क्या होता है, sp3 होता है, और यह भी बहुत बार पूछा गया है। और जब मुझे प्रसंकरण पता हो कि sp3 है तो निश्चित रूप से ये मान करके चला जाए कि इनकी ज्यामितीय आकृति कैसी होगी बाबू, तो चतुष्फलकीय होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चतुष्फलकीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होते हैं। देखिए यहाँ पे
बात एफसीसी व्यवस्था की करते हैं तो एफसीसी व्यवस्था में जो आपके फलक पे जो परमाणु होते हैं, ये फलक पे जो परमाणु हैं, ये परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से, कितने अन्य परमाणुओं से बाबू? 4 अन्य परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तो 4 अन्य परमाणुओं के जो अवशेष होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके साथ ये साझा करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 4 इकाई कोष्ठक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, यानी निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का प्रतिशत मात्रा किसमें अधिकतम है? यहाँ पे कार्बन के कुछ अपरूप दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कार्बन का सबसे अधिकतम मात्रा किसमें है। तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में अप्रॉक्सीमेटली 97% से भी अधिक जो है वह क्या है? कार्बन की मात्रा है। और ये ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का वह अपरूप होता है जो विद्युत का क्या होता है बाबू? सुचालक होता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और ग्रेफाइट में हम लोगों को यह भी याद रखना है कि कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वो क्या होता है बाबू? वो sp2 होता है। इस क्वेश्चन को भी कई दफ़ा पूछा गया है। बात हम लोग अगले प्रश्न की करते हैं, किसका क्वथनांक अधिक है? अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो है वह फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपिनोइक अम्ल सारे दिए गए हैं। किसका जो है वह क्वथनांक अधिक होगा, इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे CH3, CH2, CH2, COH। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू कि यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे जैसे हमारा एल्किल समूह का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो एल्किल समूह का साइज जब बड़ा होगा तो एल्किल समूह का साइज बड़ा होने का मतलब क्या है? प्लस आई प्रभाव का बढ़ना। और जब प्लस आई प्रभाव आपका बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का दबाव बढ़ जाएगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन माफ करें प्रोटॉन नहीं त्यागेंगे और उस परिस्थिति में ये आसानी से नहीं टूटेंगे, नहीं उबलेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से अंतर किसके द्वारा किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को हम लोग किससे अंतर करते हैं बाबू? तो नॉर्मली हम लोग आयोडीन और क्षार यानी NaOH + I2 इसके द्वारा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या कर पाते हैं? विभेद कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, फॉर्मेलिन किसका जलीय घोल कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू और कई बार पूछे गए हैं कि फॉर्मेलिन किसका जलीय घोल है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है उसके जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फॉर्मेलिन कहते हैं। ये आपके फॉर्मल्डिहाइड हैं और इनके जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इनके जलीय घोल को हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फॉर्मेलिन कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पराश्रयणी दाब बढ़ता है तो पराश्रयणी दाब को हम लोग कैपिटल पाई से सूचित करते हैं और पाई भी इक्वल टू क्या होता है बाबू? CRT। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका पराश्रयण दाब है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पराश्रयण दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तापक्रम को बढ़ाते हैं तो पराश्रयणी दाब क्या होता है? बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है और आप लोगों को भी शायद पता होगा कि ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा जो मोललता है, क्या है बाबू? मोललता। मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटा विलायक का द्रव्यमान kg में, विलायक का द्रव्यमान kg में। अब यहाँ से देखिए बाबू क्या है
कि ताप का जो है वह विलायक के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो जब विलायक का द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो किसी भी प्रकार से ताप जो है वह मोललता को प्रभावित नहीं करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। यहाँ पे और भी हम लोग एक दो जो क्वेश्चन है उसे ध्यान में रखेंगे कि मोललता की जो इकाई होती है वो मोल पर केजी होती है। क्या होती है बाबू? मोल पर केजी होती है। क्या होती है? मोल पर केजी। इसे याद रखेंगे, मोल पर केजी। दूसरा यहाँ पे क्या है, मोलरता बराबर क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटा विलियन का आयतन लीटर में। बटा क्या होता है बाबू? विलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है कि यहाँ पर चूंकि विलियन के आयतन की बात कर रहे हैं तो तापमान बढ़ाएंगे तो विलियन का आयतन प्रभावित होगा, और जब विलियन का आयतन जो है वह तापमान बढ़ाने पर घटेगा तो निश्चित रूप से मोलरता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी तापमान बढ़ाने पर हमारी मोलरता क्या होती है बाबू? तो बढ़ती है। यानी यहाँ पे इसकी इकाई अगर बात कर लेते हैं इसकी इकाई की, तो ये होता है मोल पर लीटर। क्या होता है बाबू? मोल पर लीटर। इसे आप याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एनिलीन के बारे में जान लीजिए, C6H5NH2 ये आपका एनिलीन है, और एसिटल्डिहाइड जो है वह क्या है बाबू? तो CHOCH3 ये आपका क्या है बाबू? तो एसिटल्डिहाइड है। मैंने उलट करके लिखा है ताकि आपको समझने में क्या हो? सुविधा हो। अब यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ से ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से H2 और O ये जल के रूप में बाहर आते हैं, और यहाँ से C6H5 एंड डबल बॉन्ड CH3, और यह जो यौगिक बनता है यह यौगिक को हम लोग शीफ भस्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? शीफ भस्म के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी शीफ बेस या शीफ भस्म। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। अगर सिर्फ सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूछता तो +2 भी होता, +3 भी होता और +4 भी होता, लेकिन सबसे कॉमन कौन है? तो सबसे कॉमन जो है वह हमारा क्या है बाबू? +2 है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रथम श्रेणी के लगभग सभी संक्रमण तत्वों के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता। लेकिन यदि यहाँ पे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते तो +2, +3, +4 ये सभी ऑप्शन सही होते। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यहाँ महत्तम का मतलब क्या होता है बाबू? सबसे अधिक। प्रश्न समझना बहुत जरूरी है उत्तर देने के लिए। प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है उत्तर देने के लिए। जब तक प्रश्न समझेंगे नहीं तब तक उत्तर लिख नहीं पाएंगे, और जब तक आप उत्तर लिख नहीं पाएंगे तब तक आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो मैग्नीज के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? मैग्नीज के द्वारा सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4 दर्शाया जाता है। और सबसे कम अगर पूछता तो सबसे कम जिंक के द्वारा। सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाया जाता प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में बाबू? तो जिंक के द्वारा। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं और दोनों प्रश्न बार बार जो है वह पूछा जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव का मान अधिक होगा? आयनिक विभव का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है बाबू? आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं।
अब निश्चित रूप से ये बात आपको समझनी चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक रहेगी, जिसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से लगाव रहेगा, वो उतना देरी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा, और जो जितना देरी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा मतलब उसे उतना एनर्जी की ज़रूरत है, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम हो गए, सिलिकॉन हो गए, मैग्नीशियम हो गए, लगभग ये सभी जो है वह क्या है, इनमें जो है एल्युमिनियम धातु हो गया और मैग्नीशियम धातु हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है। सिलिकॉन आपका उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण समाहित है। एक फास्फोरस की बात कर लेते हैं, इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे क्या होता है बाबू, अधिक होता है, क्योंकि ये अधातु होते हैं और अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व नहीं है। अब मुझे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व कौन कौन है। तो आइए हम आपके साथ दोहराते हैं। साइंस टीचर, वेरी, क्रूएल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखिए यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं, जिनको हम लोग 3D श्रेणी के तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, 3D श्रेणी के भी तत्व बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि लोहा आपका है 26 में, क्रोमियम आपका है 24 में, मैग्नीशियम ये आपको कहीं दिख नहीं रहा है, निकेल देख लेते हैं, ये है 28 में। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वह किस वर्ग का तत्व है बाबू, वर्ग 2 का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 2 का तत्व है। और वर्ग 2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्षारीय भूमिज धातु के नाम से। किस नाम से जानते हैं बाबू, क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जानते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है HPO3 है क्या है। ये बहुत ही VVI प्रश्न है बाबू, और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरह के प्रश्न का एक फंडा है कि इसमें आप POH बॉन्ड की संख्या निकालो। POH बॉन्ड की संख्या जितनी रहेगी वही इसकी क्या हो जाएगी, भास्मिकता हो जाएगी। मैं इसकी संरचना पे बात करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये इसकी संरचना है, आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि POH बॉन्ड की जो संख्या है 1, 2 और 3, तो POH बॉन्ड की संख्या 3, डैट मीन्स यह जो है वह त्रिभास्मिक अम्ल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, वेग स्थिरांक की इकाई इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो वेग स्थिरांक की इकाई जो है वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू, अभिक्रिया की कोटि पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा समीकरण अभिक्रिया वेग पर तापमान के प्रभाव को बताता है। देखिए यहाँ पे एक जो समीकरण है हमारा, उसका नाम है आर्हेनियस समीकरण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये आर्हेनियस समीकरण जो होता है वह निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया समीकरण है। तो ये जो आर्हेनियस समीकरण है ये अभिक्रिया वेग पर तापमान के प्रभाव को क्या कर रहा है, बता रहा है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लिसरॉल एक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ग्लिसरॉल है। आइए हम ग्लिसरॉल की संरचना पे बात कर लेते हैं। ये आपका ग्लिसरॉल की संरचना है, और यहाँ पे जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो इसलिए हम लोग इसको जो है 1, 2, 3 यानी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि ये जो आपका एथिलीन ग्लाइकोल है, यह एथिलीन ग्लाइकोल क्या है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है बाबू वह द्विहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या बाबू, द्विहाइड्रिक अल्कोहल है, द्विहाइड्रिक अल्कोहल है, द्विहाइड्रिक अल्कोहल।
इसे आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य ताप एवं दाब किसी गैस के एक मोल का आयतन है। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है वो बाबू वो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर बराबर एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन 8 एनटीपी। अब इसे याद रखेंगे आप लोग निश्चित रूप से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर 22.4 लीटर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है Cr3+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वह √n × n+2 μ/2। अब यहाँ पर n जो है वह क्या बाबू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर अगर आप Cr3+ आयन में देखेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है बाबू, 3 है। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो √3 + 2 यानी 5 √ क्या हो जाएगा 15। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स जो है वह कितना आ जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटन के आसपास, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में जो है वह अंतर हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम लोग करते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक विधि द्वारा भी करते हैं और विक्टर मेयर परीक्षण विधि द्वारा करते हैं। यानी हमारा तीनों ऑप्शन सही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। LiCl, NaCl और KCl के विलयन में अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। अब देखिए सबसे ज़्यादा सुचालकता का क्रम किसका होगा भाई, जो जितना जल्दी आयनन हो जाएगा, जितना आसानी से जिसका आयनन होगा, तो सबसे आसानी से आयनन किसका होगा, KCl का। उसके बाद किसका होगा, NaCl का। देन किसका होगा, LiCl का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी KCl, NaCl और LiCl। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन अनुचुंबकीय संकुल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान देना है। अनुचुंबकीय संकुल किसको कहते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह क्या हो, निश्चित रूप से मौजूद हो। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर भी देखिए Zn2+ आ गया, तो Zn2+ आ गया तो निश्चित रूप से जिनके पास 28 हो गए, तो इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट के पास भी जो है वह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि निकेल का जो है वह 28 जो आपका परमाणु संख्या होता है, इसमें अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 26, तो निश्चित रूप से इसके पास जो है वह 6 इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग माफ करें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एथाइल एसीटेट एवं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करके बनाता है। तो एथिल एसीटेट और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वह प्रतिक्रिया करके जो है वह 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करता है बाबू, निर्माण करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड बाबू क्या होता है, RCHO। अब R के जगह हम लोग एल्किल समूह CnH2n+1, ये आपका एल्किल समूह है, यहाँ से CHO ऐड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड आपका ऑप्शन नंबर सी में ही है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दी गई अभिक्रिया CH3CH2CH2 को अगर हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो प्रतिफल क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एल्कीन पे जो है वह असमित अभिकर्मकों का योग होना है,
तो असमित अभिकर्मकों का योग मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार होगा। और मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार जो है वह ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन की अधिकता जहाँ है वहाँ हाइड्रोजन जुटेगा और जहाँ हाइड्रोजन की न्यूनता है वहाँ पे हैलोजन जुटेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले इसके हम लोग नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4, यानी यहाँ पे जो इसका नाम हो जाएगा वो 2 आयोडोब्यूटेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।